एक लास्ट वाली नहीं करी है, फ्राइडे वाली ना। लिखो रजे, अगला लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो इम्पोर्टेंट है दैट इज योर इथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो रजे फंक्शनल ग्रुप है उसका, वो तो फंक्शनल ग्रुप बता रहे हैं आपको। इथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। आम भाषा में इसको हम कॉमन नेम में हम इसको एसेटिक एसिड भी कहते हैं। एसेटिक एसिड कॉमन नेम में आ गया इसका। और जब आप मार्केट में जाते हो, आप मार्केट में दुकानदार को कहते हो कि मेरे को विनेगर दे दो। विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, लिखो। When pure ethanoic acid, लिखो राजे मेरे साथ, when pure ethanoic acid is cooled, it freezes to form a colorless ice-like structure which looks like glacier, which looks like a glacier। फिटकड़ी देखी है तुमने? पोटाश एलम बोलते हैं जिसे। तो जैसी फिटकड़ी नहीं लगती बर्फ़ जैसी दूर से देखने में, वैसे ये सॉलिड फॉर्म में एसिटिक एसिड भी ऐसे ही प्रतीत होता है, ऐसे ही नज़र आता है दूर से। तो क्योंकि ये ग्लेशियर जैसा दिख रहा है इसलिए इसको प्योरेस्ट फॉर्म में हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है। ड्यू टू दिस प्योर इथेनोइक एसिड, pure ethanoic acid is called glacial ethanoic acid। dilute ethanoic acid turns universal indicator orange, showing that its pH value is 4, showing that its pH value is 4। एसिडिक है, ऑरेंज कर देता है उसको, इसलिए इसकी pH वैल्यू जो है वो 4 के आसपास होती है। क्या हुआ बेटा? किसकी? अच्छा सॉरी, वो pH 4 लिखना था ना, दिमाग में 4 ही चल रहा था। ठीक है। चलें आगे।
चले बेटा लिख ले। आगे लिखो रिएक्शन इसकी। मेटल कार्बोनेट, ये हमने पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था बेटा। ये मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है 3 प्रोडक्ट बनते हैं बेटे। क्या क्या बनते हैं बताओ? व्हेन अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, मेटल का सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो फर्स्ट रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। कौन बातें कर रहे हैं बेटे? चुप हो जाओ थोड़ी देर। सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन है Na2CO3 प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या बनाएगा बेटा? सीख चुके हो तुम ऑलरेडी। CH3 COO Na प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग देख लो। बैलेंस दे तो बताओ, नहीं तो बैलेंस करते हैं फिर। Na के वहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ डबल कर दें, यहाँ पे डबलिंग हो जाएगी। C3 हो गए, C3 हो तो गए यहाँ पे। Na 2 हो गए। H2O के लिए देखो बेटा, 2 H तो यहीं से निकल गए और 1 ऑक्सीजन इससे आ गया, तो हो गया बैलेंस। नाम लिख लो बेटा इसका। इन 2 के नाम आपको पता है, इनके नाम पता है आपको। इसका नाम क्या होगा? सोडियम इथेनोएट। किसने बोला इथेनोएट? वेरी गुड बेटा। उस पे इथाइल ग्रुप था, इथाइल इथेनोएट था। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? CH3COO, सेम एज योर इथेनोएट ग्रुप। ठीक है, उसमें क्या बनता था? सोडियम एथॉक्साइड बनती थी, CH3CH2ONA, वो एथॉक्साइड था। ये इथेनोएट है। ठीक है, सेम रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी होगा। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले एक चैप्टर में। NaHCO3 के साथ भी सेम रिएक्शन होती है। CH3COONA प्लस CO2 प्लस बैलेंसिंग देख लो बेटा इसकी। 1 H यहाँ से आया, 1 H यहाँ से आया, वो यहाँ से H2O बन जाएगा आपका। हो तो जाना चाहिए। क्या वो पेपर में आ रहा है? अगले हफ्ते अगली क्लास में हो जाए तो भी क्या दिक्कत है? हो गया बेटा? ये भी एक टेस्ट होता है इसका, लिख लो। दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट। It is a test used to check the presence of carboxylic acid group
एक ना बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है, एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे चेक करेंगे? ये है, ये रहा, ये लिखा है। कैसे चेक करेंगे? इसकी हेल्प से कि आप उसमें NaHCO3 डाल दो या Na2CO3 डाल दो, तो जिस केस में विगरस रिएक्शन हुआ, झाग बनी, एफरवेसेंस आई, उस वाली टेस्ट ट्यूब में क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, as CO2 evolved will then cause the lime water to turn milky. ठीक है रजे, याद रहेगी बात, ये टेस्ट याद रहेगा। एक टेस्ट ये है उसका, दूसरा टेस्ट है एस्टर वाला, कि मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब में बाहर से अपनी तरफ से इथेनॉल डाल दी, तो जिसमें इथेनॉल थी उसमें कोई रिएक्शन होगा? इथेनॉल में इथेनॉल डालोगे कोई रिएक्शन होगा? नहीं। पर कार्बोक्सिलिक एसिड में जब इथेनॉल डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 भी डालना होता है, 1-2 ड्रॉप्स। उससे क्या बन जाएगा? एस्टर। एस्टर बनते ही मेरे उस टेस्ट ट्यूब की स्मेल चेंज हो जाएगी, स्वीट स्मेलिंग हो जाएगा, वो अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी उससे। तो 2 टेस्ट क्या हो गए? एक टेस्ट हो गया Na2CO3 का, और एक हो गया एस्टर बनाने वाला। मतलब आप उसमें या तो C2H5OH डाल दो, इथेनॉल डाल दो, या इथेनोइक एसिड डाल दो। इथेनोइक एसिड में इथेनोइक एसिड डालोगे, क्या उसकी स्मेल चेंज होगी? नहीं। उस केस में जिसकी स्मेल चेंज हो रही है वो इथेनॉल है। ठीक है, इस वाले टेस्ट का नाम बस ऐसे लिख दो ना, एडिशन ऑफ Na2CO3 टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एडिशन ऑफ Na2CO3, बस। अगला खुद ट्राई करो, लिख लिया तुमने? अगला खुद ट्राई करो, रिएक्शन विद NaOH, आसान है बड़ा। रिएक्शन विद NaOH, CH3COOH प्लस NaOH। रजे एक तो एसिड है, एक बेस है। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या बना है यहाँ पे? CH3COONA प्लस H2O। नाम लिख दो, इतनी बार लिख चुका हूँ मैं अब। सोडियम इथेनोएट। लास्ट हम एक और कर भी चुके हैं, दोबारा वही रिपीटिशन है इसकी। रिएक्शन विद अल्कोहल्स, रिएक्शन विद अल्कोहल्स। ठीक है, ये दोबारा लिखवा रहा हूँ, वैसे हमने लिख लिया, फिर भी लिखवा रहा हूँ मैं। C2H5OH reacts with HOOCCH3 in the presence of concentrated H2SO4। कौन सी रिएक्शन है बेटा? नाम क्या है रिएक्शन का? हाँ हाँ बोल। डिहाइड्रेशन। क्या कह रहे विश्वजीत? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नहीं बेटा, डिहाइड्रेशन नहीं है। व्हेन अ अल्कोहल and a carboxylic acid group reacts, esterification। तभी मैंने बोला लिखवा चुका हूँ, फिर भी दोबारा लिखवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। esterification है रजे, C2H5OOCCH3 प्लस H2O, इथाइल इथेनोएट बना।
इथाइल इथेनोएट इज एन एस्टर, ब्रैकेट में लिख लो, एस्टर होता है ये, स्वीट स्मेलिंग होता है। रिएक्शन विद अल्कोहल्स क्या कहलाएगा प्रोसेस का नाम? एस्टेरिफिकेशन। तो दो डिटेक्शन टेस्ट क्या हो गए आपके पास? एक तो टेस्ट हो गया रजे, इसको आप रिएक्ट करवाइए Na2CO3 के साथ, और दूसरा टेस्ट क्या हो गया इसका? एस्टेरिफिकेशन। तो खुद देख क्या है ये, COOH है, CH3 है। मैंने ऐसे ना लिख के इसको जानवी उल्टा लिख दिया, मैंने COOH वाला पार्ट इधर मिरर कर दिया। तो ये क्या है? इथेनोइक एसिड ही तो है ये। क्यों करा? ताकि तुम्हें कंपाउंड लिखने में आसानी हो। क्या हुआ देख ध्यान से, ये तो बन गया H2O, H2O बन के अलग हो गया वो, और ये C डबल बॉन्ड O H के साथ C के साथ बॉन्ड बना लेगा अगले। नहीं बेटा, उसके आगे हैं, उसके आगे चल रहे हैं ना, ये हेडिंग डाल तो रहा हूँ, रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद अल्कोहल्स। कौन सा नंबर था इसका? ठीक है। एक टॉपिक मैंने उस दिन जल्दबाजी में छुड़वा दिया था जान के, कि बाद में लिखवाऊंगा। हेडिंग डालना बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। चले आगे, हटा दूं इसे, लिखो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बकरियां चरा रहे क्या? हैं? बेटा जब कोई चीज़ जलती है तो दो तरीक़ों से वो जल सकती है। या तो वो जले और आपको ब्लू कलर की फ्लेम नज़र आए, या वो जले और आपको येलो कलर की फ्लेम नज़र आए। ठीक है। तो जब ब्लू कलर की फ्लेम नज़र आती है तो वो कौन सी तरह की कंबशन होती है? प्रॉपर होती है, इम्प्रॉपर होती है? कंप्लीट होती है, इनकम्प्लीट होती है? कंप्लीट। जो ब्लू कलर की फ्लेम है वो ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है। सुनार के पास एक ब्लू टॉर्च होती है, सुना है किसी ने वर्ड कभी आज तक? ब्लू टॉर्च। उसके पास एक ब्लू टॉर्च होती है। ब्लू टॉर्च एज इन एक ऐसा सिलेंडर होता है जिसके आगे नोज़ल लगी हुई होती है। उसको जब वो आग दिखाता है, मतलब लाइटर से जलाता है जब, तो उससे ब्लू फ्लेम निकलती है। और ब्लू फ्लेम का टेम्परेचर, हाँ गैस वेल्डिंग वाले के पास भी वही होती है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो सोने को भी मेल्ट कर देता है। पुराने ज़माने में भट्टी होती थी, भट्टी के अंदर सुनार रखता था, फिर सोना पिघलता था। आज की डेट में भट्टी नहीं होती, आज की डेट में क्या होता है, वो ब्लू टॉर्च होती है, ब्लू टॉर्च की हेल्प से वो मेल्ट कर लेते हैं उसको। तो ब्लू टॉर्च या ब्लू फ्लेम जो होगी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, और जो येलो फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो होता है। किस किस बच्चे ने कूल बनने के लिए वाली हरकत करी है? मोमबत्ती जल रही है और उसकी फ्लेम में से ऐसे उंगली पास कर दी, करी है ना? तो क्यों उंगली पास कर पाते हो तुम? क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता। वही तुम सुनार की ब्लू टॉर्च से करने का सोच सकते हो, उसकी बहुत तेज़ होती है आँच, तुम दूर भी खड़े हो तब भी तुम्हें फील होगी। तो ऐसे करने का तो तुम सोच नहीं सकते हो उसमें। ठीक है। तो दो तरह की कंबशंस पॉसिबल है रजे, पहले तो ऐसे ही लिख लो इन जनरल। येलो फ्लेम डिनोट्स एन इनकम्प्लीट कंबशन। येलो फ्लेम आपको बता रही है कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है रजे। कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर।
और ब्लू फ्लेम जो होती है, ब्लू फ्लेम क्या डिपिक्ट करती है? कंप्लीट कंबशन। ठीक है, और अ वेरी हाई टेम्परेचर। हाँ जी। हाँ, मेरी गलती तो बड़ी जल्दी दिख जाती है, अपनी दिखती है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो बेटा कंबशन की पहले। द प्रोसेस ऑफ burning of carbon compound the process of burning of a carbon compound in air to give carbon dioxide water, heat and light is known as combustion. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसका। फर्स्ट चैप्टर में आया था वैसे ये टॉपिक ना, फिर भी एग्जाम्पल दोबारा लिखवा देता हूँ मैं। CH4 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको बर्न कर रहे हो, बर्न करने के लिए हीट कर रहे हो आप, तो इट फॉर्म्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, कौन पूछ रहे CH4 क्या होता है? मेरे को भी पता है मीथेन, मेरे को क्यों इशारे करके बता रहे हैं अभी? मीथेन रजे आपकी ना CNG गैस जो होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी मीथेन ही होती है। गाड़ी में जो गैस बर्न हो रही है जिससे 35 की एवरेज मिल रही है आपको, मीथेन गैस है वो। रिएक्शन का नाम है कंबशन ऑफ मीथेन। लिख लिया, चलें आगे। एक बेटा ये MCQ के लिए लिख लो, मेन कंपोनेंट ऑफ LPG gas, LPG is your liquefied petroleum gas, is ब्यूटेन। उसके अंदर ब्यूटेन गैस होती है बेटा, ठीक है। आगे लिखो, the saturated hydrocarbon
ये क्या हुआ? बेटा चुप रह जा थोड़ी देर. Alkane generally burn in air with a blue non-sooty flame. ठीक है, याद है सूट का मतलब क्या बताया था? काला धुआं जब निकलता है उसको सूट बोलते हैं. तो इट बर्न्स विद अ नॉन सूटी फ्लेम. दिस हैपन्स because of the presence of single bonds which gets oxidized easily and completely resulting in complete combustion. फिर तू कहता है कि मेरी बुराई क्यों करते हो आप? चुप नहीं हो रहा तू बेटे. ये पूछ रहा है कि सारे चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दिया. मैंने अभी बोल के हटा हूँ मैं, फ्राइडे वाली रह गई है. पिछले सारे चैप्टर्स की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तक तो होगी है. 3rd चैप्टर की चल रही है अभी आजकल. हो गया? लिख लिया साथ साथ? ठीक है. अच्छा, सेम कंपाउंड ना इनकम्प्लीट कंबशन भी दे सकता है. ज़रूरी नहीं है हर बार कंप्लीट ही हो. इनकम्प्लीट कंबशन कब होगी? जब उसके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी. जब उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो धुआं मारना शुरू कर देगा. गाड़ी धुआं मारना कब शुरू करती है? जब उसके सिलेंडर के अंदर, जब उसके इंजन के अंदर फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो रहा, तब काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है एग्जॉस्ट से. तब हमें पता चल जाता है कि भी अब गाड़ी का इंजन ठीक कराने का हो गया. ठीक है. और वो धुआं मारने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. टाइमिंग सही नहीं है गाड़ी की, गाड़ी के अंदर फ्यूल पूरे प्रेशर से नहीं जा रहा, फ्यूल अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो रहा, वेपराइज नहीं हो रहा. बहुत कारण हो सकते हैं. उसमें से एक कारण क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, एयर सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर नहीं है. ठीक है. किसी को गाड़ियों की नॉलेज है थोड़ी बहुत? गाड़ी के अंदर भी एयर सक्किन की जाती है. एयर फिल्टर होता है एक. जब आप गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हो तो या तो एयर फिल्टर साफ़ होता है या एयर फिल्टर रिप्लेस होता है. गाड़ी का तो रिप्लेस ही होता है. 2 व्हीलर में उसको साफ़ करके दोबारा लगा देते हैं. ठीक है. तो एयर फिल्टर का काम क्या है? एयर सप्लाई करना ताकि फ्यूल में आग लग सके, ऑक्सीजन मिल सके उसको, ताकि कंबशन हो सके. तो अगर कंबशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगी? येलो फ्लेम निकलेगी और साथ में धुआं निकलेगा, एग्जॉस्ट निकलेगा या फिर ब्लैक कलर की सूट बनेगी. ठीक है. लिखो. when oxygen supply is limited when oxygen supply is limited
or less than incomplete combustion takes place and alkenes will burn, और हाइड्रोकार्बन लिख लो, and hydrocarbons will burn with a yellow and sooty flame. जापान में ना इंक बनाते हैं सूट से, पता है तुमको? ऐसे ना, ऐसे मतलब एक बर्तन उल्टा करके रख देंगे, धुआं निकलता रहेगा, वो बर्तन के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, वो राख जैसा कुछ बन गया, उसको फिर पानी में घोल के उससे इंक बनाते हैं, और वो अलग तरह का तेल होता है उनका, और वो इंक डॉलर्स में बिकती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है मतलब। हाँ कर लो। कभी नहीं किया किसी की मम्मी ने रात को रखा हो दिवाली वाले दिन? हमारे घर में दिवाली वाले दिन रखते हैं ऐसे ना, जो बर्तन में जिसमें जोत लगाते हैं उसके ऊपर एक मिट्टी का रखते हैं उल्टा करके, ताकि उस पर हैं गड़बड़े नहीं होते। मिट्टी की प्लेट रखते हैं, फिर मिट्टी की प्लेट पे कालश इकट्ठी होती रहती है सारी, और नेक्स्ट डे वो छोटे बच्चे के लगाते हैं किसी घर में अगर हो। चलो आगे लिखो बेटा। जनरली unsaturated hydrocarbons वर्डिंग ध्यान से देखना बेटा, burns with yellow and sooty flame in air। वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ मैं बेटा? एयर। एयर प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं इन्हीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को प्योर ऑक्सीजन में बर्न करूं तो क्या होगा? दे विल बर्न विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, ठीक है? हाउएवर unsaturated hydrocarbons can burn with blue and non-sooty flame in presence of pure oxygen। in presence of pure oxygen, ठीक है? ठीक है बेटा, इसमें एक बात लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, वैसे जनरल डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। घरों में चूल्हा जो होता है हमारा, या घरों में जो गैस स्टोव होता है, उसको ख़राब कब माना जाता है? कब बोलते हैं कि मम्मी बोलती है कि बेटे
ये गैस स्टोव ख़राब हो गया, स्टोव ख़राब हो गया, इसको ठीक करवा के ला। फ्लेम कम हो जाए जब, या फिर वही गैस स्टोव अब येलो कलर की फ्लेम देने लग जाए, तो मम्मी कहती है इसको ठीक करवा के लाओ। और ठीक करवा के लाने में क्या करता है, वो उसको साफ़ कर देता है, जालियाँ साफ़ कर देता है उसकी। उसके ऊपर का जो ढक्कन है उस पर छोटे छोटे होल हैं, इसका मतलब वो होल कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो रखे हैं। होल जब वो साफ़ करता है, जब उन होल्स को ओपन कर देता है, इसका मतलब अब क्या हो रहा है, ब्यूटेन को ऑक्सीडाइज होने में, कंबशन कंबशन करने में एयर सप्लाई प्रॉपर मिल गई। जब उसने साफ़ किया, उन होल्स को ओपन किया, तो एयर सप्लाई अच्छी खासी मिल गई, तो उसकी कंबशन अब फिर से इनकम्प्लीट से कंप्लीट होनी शुरू हो गई है। मतलब अब किस कलर की फ्लेम आएगी, फिर से ब्लू कलर की। ठीक है, ये तुम चाहते हो लाइन लिखवाना है तो मैं लिखवा देता हूँ, याद रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। याद रहेगा। चलो, अभी आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। अभी नया टॉपिक हमारा शुरू तो हो जाएगा पर ख़त्म नहीं होगा। मैं चाहता हूँ एक कॉन्टिन्यूटी में ही पढ़ा दूँ। आधे घंटे का 40 मिनट का टॉपिक एक रह गया तुम्हारा। अभी सारे बच्चे मॉड्यूल निकालो, अपना मॉड्यूल करो अभी। ठीक है, हाँ मैं दे रहा हूँ।